Yeah. So hello everyone, welcome in Agri coaching classes. I'm Siddharth Soni, and today we will discuss about the lecture number 2 of GATE Agriculture Engineering 2024 crash course. As you know, we had started our crash course from yesterday, and in first lecture we almost discussed about the introduction of maths and some basic formulas which are used in a GATE agriculture engineering whole courses, and after that we had discussed about the determinants in complete lecture. So many concepts we discussed. Okay, so that lecture will be free for all students in YouTube channel, and now this is the paid lecture for all students. After the session it will be deleted from the YouTube. So understand and come live to attend the lecture. Okay, so start करते हैं लेक्चर को. So first of all, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम मोटिवेशनल कोट के साथ आगे बढ़ते हैं और पेन ले लेते हैं. पेन ले करके हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को. तो यहां पर बोला गया द हार्डर यू वर्क, जितना ज्यादा कठिन कार्य होगा, द बेटर यू गेट, उतना ज्यादा बेटर यू गेट. यहां पर बोला गया कि जितना कार्य कठिन होगा उससे दुगनी तिगनी सफलता आपको मिलेगी, क्योंकि आसान काम तो सभी लोग कर लेते हैं और आसान काम कर करके हमें मालूम है कि हमें सफलता नहीं मिल पाती. आसान कार्य से सफलता नहीं मिलती बिकॉज सब लोग कर पाते, लेकिन जो व्यक्ति कठिन कार्यों को करता है उसको एक बेहतर चीज की प्राप्ति हो जाती. तो यहाँ पर ये लिखा हुआ द हार्डर यू वर्क बेटर फॉर यू. तो गेट एग्जामिनेशन आप सभी के लिए एक हार्ड वर्क है जिसको करके आप यू कैन क्रैक द गेट एग्जामिनेशन. और IIT NIT जैसे कॉलेजेस में जाकर के यू कैन गेट द पैकेजेस ऑफ 50 लाख 60 लाख 70 लाख. तो एक अपॉर्चुनिटी है ना आप लोगों के लिए, क्योंकि अदर ब्रांचेस में अदर कोई भी नौकरी में आप जॉब कर रहे हैं तो इतना सैलरी पैकेज कहीं पर नहीं होता. इन इंडिया 60 लाख 70 लाख का पैकेज होना और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का होना, दैट्स द वेरी बेनिफिट्स. सो आप लोगों को वर्क को हार्डली करते जाना है और जो जो यहाँ पर फॉलो करवाई जा रही कोचिंग क्लासेस के द्वारा जो जो मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है उन सभी पे ध्यान देना है. बिकॉज ऑफ दैट कल क्या हो रहा था कि मैंने टेलीग्राम की लिंक आप सभी को ग्रुप में सेंड किया और यू कांट ज्वाइन द ग्रुप. आप लोगों ने किसी ने भी रिस्पॉन्स नहीं किया और कुछ ही स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए, तो दैट्स द रॉन्ग. क्योंकि पीडीएफ्स अवेलेबल हो गई थी वहां पर आपको नोट्स बनाने के लिए. वहां सब चीजें मैंने कल रात में ही अपलोड करवा दिया था. एप्लीकेशन की डिमांड है तो एप्लीकेशन कल तक प्रोसेसिंग में है. अभी एप्लीकेशन कल तक प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी एप्लीकेशन की और यू कैन एनरोल इन टुमारो इन इवनिंग. ओके, तो कल शाम तक यू कैन एनरोल इन द एप्लीकेशन. दैट्स द इम्पोर्टेंट फैक्टर. लेक्चर स्टार्ट करते हैं. लेक्चर स्टार्ट करके नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं. अब हम लोगों ने कल जो है बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया था, अब उसके आगे हम लोग बात करेंगे. तो अब हमारा आज का जो न्यू टॉपिक है दैट इज द रोटेशन ऑफ एलिमेंट्स. हम लोग डिटर्मिनेंट्स की बात कर रहे थे, मैट्रिसेस की बात की, डिफरेंट टाइप के मैट्रिसेस देखे और हम लोगों ने 3x3 मैट्रिक्स को सॉल्व करना सीखा था. ओके, इन लास्ट lecture we have solved the 3x3 matrix. ओके, सो इसमें रोटेशन ऑफ एलिमेंट्स का ये कॉन्सेप्ट है, तो इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए हैं. अभी तक अगर हम लोग देखें तो ये क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर से. तो रोटेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, ओनली इवन ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए ये रोटेशन ऑफ एलिमेंट्स दिया होता है. सर होता क्या है, तो ओनली इवन ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है कि अगर आपकी मैट्रिक्स मान लो 2x2 की है, 4x4 की, 6x6 की है, 8x8 मीन्स 2x2 की मैट्रिक्स है, या 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 6x6 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 8x8 ऑर्डर की मैट्रिक्स है. तो इन दैट केस द रोटेशन विल बी हैपन. हाउ टू हैपन, so this will be given in the example. So we are taking an example of matrix. So this is the A is equal to matrix of 2x2. ओके, 2x2 की मैट्रिक्स है. यहां पर हमारा एलिमेंट है 1 अल्फा अल्फा 1. दिस इज द रूट. ओके, दिस इज द रूट ऑफ एनी, ये कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ अल्फा की वैल्यू वी हैव टू फाइंड. तो हम लोग जानते हैं जब हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो 2x2 की मैट्रिक्स को हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी 2x2 में हमारी वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर.
ओके, और अल्फा की वैल्यू यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1 प्लस माइनस 1। यहां से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, रूट निकाल लिया। तो रोटेशन ऑफ एलिमेंट्स, रूट कि किस तरीके से सर वी कैन कैलकुलेट द रूट। तो अगर आपको बोला कि 2/2 मैट्रिक्स में फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर, और अब अगर आपको डिटर्मिनेंट दे दिया है, उसमें बोला कि इसका डिटर्मिनेंट इतना है, तो यू कैन सॉल्व डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपको पुट करिए, यहां पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट करिए और यहाँ की अल्फा से वैल्यू को निकाल लीजिए। अभी एग्जांपल्स देखेंगे तो उसमें और इजीली समझ में। तो आपको क्या बोलता है कि एग्जाम में कि आपको सर अल्फा की वैल्यू फाइंड करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द अल्फा। सो इन दैट केस द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, एंड आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस टर्म, सो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो डिफरेंट टाइप की वैल्यू, जैसे इसमें प्लस माइनस 1 था तो -1 और +1 हमारी दो वैल्यू है। इसी तरीके से हमारी डिफरेंट टाइप की वैल्यूज आएगी। तो ये इस तरीके से होगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ फॉर 4/4 मैट्रिक्स, 4/4 की मैट्रिक्स के लिए हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या होता है, तो एक बार इसी में हम लोग देखेंगे, इसका रूट निकालेंगे तो इसमें 1 0 0 अल्फा, इस तरीके से हमारे क्या एलिमेंट्स दिए हुए हैं। उसके बाद 0 1, अब ये क्या होगा, इस तरीके इधर आने की कोशिश करेगा और अल्फा जो है इस साइड आने की कोशिश करेगा। ये फैक्टर है कि इसमें तो जैसे आपको 4/4 की मैट्रिक्स दे दी जाएगी एग्जामिनेशन में, तो ये इस तरीके से अब आएगा। तो ये अपोजिट में, ये 0 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, अल्फा इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से फिर ये आगे बढ़ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, अल्फा इधर आ जाएगा, उसके बाद अल्फा यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक में क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा। अब हमको इसको मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, तो हम लोग तो जानते हैं कि 4/4 मैट्रिक्स, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और ये वाली दो इसमें भी 0 हो जाएगी। तो फॉर 4/4 मैट्रिक्स आप लोग को डायरेक्टली रिमेंबर करना है कि दिस इज द 4/4 मैट्रिक्स में इवन टर्म्स के लिए 1 माइनस अल्फा स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर आपको कभी भी एग्जाम में या क्वेश्चन में 4/4 की मैट्रिक्स दी हुई है और यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो आपको डायरेक्टली ये वैल्यू पुट करना है। 4/4 की मैट्रिक्स के लिए ये वाला हमारा टर्म होती है, इस टर्म में यूज करके जो भी यहाँ पर आपको डिटरमिनेंट दिया हुआ है, जो भी यहाँ पर आपको डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करना है और वैल्यू पुट करके यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये इस तरीके से वी कैन गेट द वैल्यू। ओके, तो इस तरीके से हम अब भाई 6/6 के लिए देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बात ही कर रहे हैं। तो क्योंकि इवन ऑर्डर की बात करें तो 6/6 8/8 ऐसे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं तो पावर बढ़ते जाती है बस। तो बस इजीली ये है कि इसलिए इसको इवन ऑर्डर में रखा गया। जैसे ही हम लोग इवन ऑर्डर की मैट्रिक्स देखे और हमको नंबर ऑफ रूट्स पता करना है, रोटेशन पता करना है, कितने रूट्स हो सकते हैं। तो जैसे इसमें तो ये क्या हो गया, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर के ऊपर क्यूब आ गया। तो इन दैट केस द वैल्यू ऑफ दिस, तो इक्वेशन में आप लोग यहाँ 6/6 मैट्रिक्स की क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इससे इस तरीके से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट अभी याद रखना है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग मेनली फोकस्ड करेंगे न्यूमेरिकल्स पे। अभी हम लोग आफ्टर द डिटर्मिनेंट्स प्रॉपर्टी वी विल डिस्कस अबाउट द सम न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। हम लोग अब फोकस्ड ही न्यूमेरिकल पे करेंगे। जितने भी लेक्चर्स आपके डेली आएंगे ना, उसमें 13-14 न्यूमेरिकल्स डेली सॉल्व किए जाएंगे। तो उस तरीके से पीपीटी बनाई जा रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ दिस, तो इसका हमको रूट निकालना है। ओके, ये हमारा इस तरीके से दिया है 4/4 की मैट्रिक्स। हम लोग जानते हैं 4/4 के लिए कितने की पावर आती है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर के ऊपर हमारी कितने की पावर आती है, 2 की पावर आती है 4/4 के लिए। ओके, इसमें हमको क्या है, डिटरमिनेंट की वैल्यू दे दी है। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी दी थी, 0 दे दी है। तो यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट यहाँ से 0 आ गई। अब यहाँ पर आपको बीटा दिया हुआ है, 1 दिया है, तो बीटा के भी 2 रूट्स हो जाएंगे, बीटा के 2 रूट्स हो जाएंगे, प्लस माइनस 1 के फॉर्म में आपकी वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर बोला है, जैसे ये क्वेश्चन बोला, तो ये क्वेश्चन में 4/4 की मैट्रिक्स दी हुई है, इसके रोटेशन हमको फाइंड करना है। ये इसमें बोला है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स है ये हमारा 0 है, और जो बोला है कि जो बीटा की वैल्यू आएगी वो 0 से छोटी होना चाहिए। इसमें जो बोला है कि जो आपकी बीटा की वैल्यू आफ्टर द फाइंडिंग, तो इसमें जो है आपकी वैल्यू 0 से छोटी आनी चाहिए। तो 0 से छोटी आनी चाहिए, इन दैट केस कैलकुलेट द बीटा वैल्यू। तो 0 से छोटी में अब इस तरीके से आपकी इक्वेशन बनेगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं 4/4 की डायरेक्टली हम लोग पुट करते हैं। यहाँ पर मैट्रिक्स की वैल्यू आपने 0 पुट किया, b प्लस माइनस 1 आ गया। नाउ b इज द ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव उसमें आएगा। सॉरी, यहाँ पर b की जो वैल्यू बोला है ये 0 से क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि साइन ग्रेटर देन का लगा हुआ है। तो ग्रेटर देन के साइन में जब आपकी बीटा की वैल्यू आ गई, तो एक आ गई +1 और एक हो गई
-1, तो +1 और -1 में अगर हमको बीटा की वैल्यू 0 से बड़ी लेना है तो 0 से बड़ा क्या होगा, +1 होगा। -1 तो 0 से बड़ा नहीं होता, तो इन दैट केस द वैल्यू ऑफ द बीटा इज 1। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, समझ में आया आप लोगों को। तो यहाँ से यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ बीटा। तो यहाँ से इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे यू कैन सॉल्व। अगर 6x6 की मैट्रिक्स दे दी है सर, 8x8 की दे दी, 8x8 में 4 की पावर आ जाएगी, वैसे ही 10x10 में 5 की पावर आ जाएगी। तो पावर बस इंक्रीज होगी रोटेशन में, उसमें कोई डिफरेंट टाइप के कोई चेंजेस नहीं होंगे। ओके, तो अंडरस्टैंड या ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखते हैं नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ओके, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि हम लोग अब आगे बढ़ेंगे प्रॉपर्टीज की तरफ, तो हम लोगों को अब रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन के हेल्प से हम लोग लेक्चर्स में आगे बढ़ते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन कैसा कि देखिए हम लोग जो मैट्रिक्स है अगर उसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में डेल से निकालते हैं, जैसे ही डिटरमिनेंट को शो कर, तो दिस विल बी द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। aij इज आई एम क्रॉस एन ऑर्डर। इसमें आई जो है नंबर ऑफ रो, nth नंबर ऑफ रो, जितने नंबर कितनी है, कौन से नंबर की रो है आई कि देखिए डिफरेंट टाइप की रो में आपको m जो है नंबर ऑफ रो को m रिप्रेजेंट करता है m, और n जो है नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कौन से नंबर की सर, a11 है, a12 है, a13 है, दिस विल बी रिप्रेजेंट विद द i एंड j। तो i जो है इस तरीके से i और j के फॉर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर m जो है नंबर ऑफ रो को प्रेजेंट करता है, i जो है रो, nth रो और nth कॉलम को प्रेजेंट करा है, m जो है नंबर ऑफ रो, कितनी नंबर ऑफ रो है उस मैट्रिक्स में, नंबर ऑफ कॉलम, n जो है नंबर ऑफ कॉलम कितनी है उस मैट्रिक्स में, वो शो करते हैं। जैसे कि हम लोग जो है एक मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें a11, a12, a21 और a22 है। ओके, तो इन दैट केस दिस विल बी एलिमेंट, और जैसे a11 है, जैसे हम लोग तोड़ते हैं a11 को, a11 तो पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है ये जो है। जैसे इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, पहली रो i इज इक्वल टू फर्स्ट और j इज इक्वल टू 1, तो पहली रो और पहले कॉलम का ये एलिमेंट है। तो इस तरीके से हम लोग यहां से फाइंड कर सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है मैट्रिक्स को। अभी लोगों ने बचपन से पढ़ते हुए आया हुआ, क्योंकि यू आर द स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, क्योंकि यू आर डूइंग द इंजीनियरिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर, सो आप लोगों ने 11th-12th में कभी ना कभी मैथमेटिक्स पढ़ा होगा। तो डिटरमिनेंट को सब रिप्रेजेंट करना ये सब 11th-12th में, तो दिस विल बी द बेसिक। आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोफिशिएंट ऑफ कोफैक्टर और माइनर। देखिए कोफैक्टर और माइनर हम लोगों को जो है ना गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी मैंने, अगर मैं चाहता तो नहीं पढ़ाता, लेकिन मैंने बोला नहीं, इसको कंप्लीट करना चाहिए। बिकॉज ऑफ दैट हम लोग एक वे में आगे बढ़ रहे हैं, इन द सेंस कि सभी चीजें बनना चाहिए हम लोगों को। कुछ भी पूछ सकता है ना IISc बैंगलोर, क्या भाई उसके मन पे कोई भी एग्जाम में कैसा भी सेट कर सकता है। बोले माइनर ही बताइए, बोले आपको कोफैक्टर बताइए, तो इन दैट केस व्हाट विल बी यू डू। उस समय तो आप पूछ नहीं सकते ना टीचर को कि सर आपने पढ़ाई नहीं। तो इसीलिए मैं सारी चीजों को लेकर के आ गया हूं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको भी मैंने बहुत छोटा कर दिया। तो यहां पर हम लोग डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं कि aij आपकी कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है, aij इज द एलिमेंट, इसका हमको माइनर फाइंड करना है। तो माइनर कैसे फाइंड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट निकाल लेंगे डायरेक्ट, जिस भी एलिमेंट का हमको माइनर निकालना है तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, उसके जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनका हम लोग डिटरमिनेंट्स निकालेंगे, तो दैट विल बी द माइनर। और जब हम लोग mij कैलकुलेट कर लेंगे, आफ्टर दैट वी विल फाइंड द कोफैक्टर। mij फाइंड कर लिए, उसका अब हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने के लिए जो आपका aij से रिप्रेजेंट होता है कि कौन से एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर जैसे a11, a12, a13 और डिफरेंट टाइप के जैसे a33 तक आपके एलिमेंट्स होते हैं, तो वहां में आपको देखना है कि कौन से एलिमेंट का निकालना है। तो इन दैट केस aij इज इक्वल टू -1 की पावर ij इंटू mij। ओके, m इज द माइनर, ये हमारा माइनर को शो करता है। और ये हमारा, ये पूरा अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे -1 की पावर ij से, तो ये हमारा क्या हो गया, कोफैक्टर हो गया। तो यहां से हम लोग कोफैक्टर, तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कोफैक्टर और माइनर आप लोगों ने सॉल्व किया। तो एग्जांपल में जैसे कि एक मैट्रिक्स दी हुई है आपकी A इज द मैट्रिक्स इन विच दिस विल बी द 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स। ओके, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है
जिसमें डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स है 1 2 5 3 4 3 1 4 1 1 1। आपको फाइंड करना है कोफैक्टर। यहां देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द कोफैक्टर ऑफ A23। A23 हमारा क्या होगा, ये हमारा A11 है, A12 है, A13, A21 A22 A23, तो ये A23 क्या हो गया हमारा 4 इज द A23। अब इसमें हमको कोफैक्टर निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके रिस्पेक्ट में डिटरमिनेंट निकालेंगे जिसके एलिमेंट है। तो इसके एलिमेंट कौन से होगा, ये 1 2, उसके बाद ये 1 और ये 1। अब इसमें क्या होता है कि जिस एलिमेंट का हमको कोफैक्टर निकालना होता है उसकी रो और उसके कॉलम को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं उसका हमको डिटरमिनेंट निकाल लेना है। ये बेसिक टर्म कि जिस भी एलिमेंट का हमको कोफैक्टर निकालना है तो उसकी एक रो, स्पेसिफिक रो और स्पेसिफिक कॉलम को छोड़कर जो भी दिया होगा आपको उनका आपको डिटरमिनेंट निकाल लेना। जैसे कि आप लोगों ने A23 का निकालना है तो ये 4 का निकालना है तो MIJ क्या हो जाएगा। अब एलिमेंट कौन से बच रहे हैं 1 2 1 1, यहां से M23 का डिटरमिनेंट निकाला तो M23 का डिटरमिनेंट आ गया -1, तो दिस विल बी द माइनर। ओके, ये हम लोगों ने यहां से क्या कैलकुलेट कर लिया, माइनर कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने के लिए बस फॉर्मूला पुट करना है। ऐसे माइनर की वैल्यू कितनी आएगी, -1 हमारी वैल्यू आ गई माइनर की। देन फाइंडिंग कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। अब कोफैक्टर निकालना है मैट्रिक्स के, तो कोफैक्टर निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है -1 I + J × M23। अब यहां से ये -1 के ऊपर 23, क्योंकि A23 निकालना था आपको, यू हैव टू फाइंड द A23 ना। तो 2 की वैल्यू आप लोग I की जगह 2 रख देंगे, J की जगह 3 रख देंगे, इनटू में -1 कर देंगे। तो -1 × -1 कितना 1, तो कोफैक्टर क्या आ गया आपका 1 आ गया। अभी हम लोग इसके जितने क्वेश्चंस करेंगे ना कि आपको ये प्रैक्टिस होते जाएगी। तो अभी कॉन्सेप्ट पे डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, क्योंकि ये 1 बाय 1 इसके बाद जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाता है तो आप लोग कोई भी बुक उठा के बस सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, इजीली क्वेश्चंस बनेंगे गेट के। अभी मैं क्वेश्चंस दूंगा आपको, हैंडआउट्स दूंगा ग्रुप में, तो इन दैट केस यू हैव टू रिमेंबर द ऑल कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो यहां से हमने माइनर और कोफैक्टर निकालना सीख लिया। कोई अगर डाउट हो तो इसके बारे में मुझे पूछ सकते हैं आप लोग। ओके, नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के बारे में बात करते हैं कि क्या कौन कौन सी हमारी प्रॉपर्टीज होती है डिटरमिनेंट्स के, उसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। डिटरमिनेंट्स की देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। प्रॉपर्टीज खत्म करने के बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स। तो इसमें बोला है इफ 2 रोज एंड 2 कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल देन डिटरमिनेंट इज बी 0। कि बोला है कि अगर 2 रो और 2 कॉलम है, ओके, अगर 2 रो और 2 कॉलम में अगर मान लो 2 यानी एक मैट्रिक्स दी हुई है, जैसे कि आपको 3x3 की मैट्रिक्स दी हुई, इसमें अगर बोला है कि अगर 2 रो और 2 कॉलम अगर समान है, या तो 2 रो इक्वल हो उस मैट्रिक्स की या तो 2 कॉलम इक्वल हो उस मैट्रिक्स की, तो इन दैट केस द डिटरमिनेंट विल बी 0। तो उस मैट्रिक्स का जो भी डिटरमिनेंट होगा वो डायरेक्टली आप 0 पुट कर दो। जैसे कि इसमें क्या दिया है 1 2 4 या 2 4 6 दिया हुआ है, तो हम लोग ये देखिए ये एक सम प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है कि एक इवन नंबर शो हो रहे हैं। तो इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारी जो 2 कॉमन लेने के बाद इस तरीके से मैट्रिक्स बनती 1 2 3 1 2 3 -1 0 2। तो इन दैट केस फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो R1 एंड R2 विल बी द सेम। ओके, तो R1 और R2 क्या हो गए इस केस में सेम हो गए, और इस केस में जब सेम हो गए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो A mod इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 0, तो A mod इज इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी कंप्लीट हुई। फर्स्ट प्रॉपर्टी में बोला गया था इफ 2 रो एंड 2 कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज आइडेंटिकल, अगर 2 रो और या 2 कॉलम आपस में समान है तो उस मैट्रिक्स का जो भी डिटरमिनेंट होगा आप आग बंद करके डायरेक्टली पुट कर दीजिए वैल्यू, आपकी वो वैल्यू आएगी 0। तो दैट विल बी द पुट। अब ये प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ते हैं सर? प्रॉपर्टीज इसलिए पढ़ी जाती है क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे कभी कभी एग्जाम्स में प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि डायरेक्टली आपको प्रॉपर्टी दे दी जाएगी, प्रॉपर्टी पे बेस्ड की हाँ ऐसा है, तो आप लोग के एक IQ लेवल चेक किया जाता है कि यू कैन सॉल्व विद द लॉन्ग मेथड। हाँ, अब इसका जैसे डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं 3 cos 3 का, अब पूरा डिटरमिनेंट निकाल लेंगे आप लोग, और पूरा निकालने के बाद फिर देखेंगे कि आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसमें आपकी टाइम चल जाएगा। अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी पता है डिटरमिनेंट की तो यू कैन सॉल्व विद द कॉन्सेप्ट्स। ओके, बहुत जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा, 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी आपको लिखना है इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो
और कॉलम इज ऑल जीरो, तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट इसका भी जीरो हो जाएगा। कैसे सर? इसमें बोला है कि अगर किसी एक रो में सारे एलिमेंट जीरो हैं या किसी एक कॉलम में सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो भी जीरो आएगा। अब ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि हम लोग डिटरमिनेंट रिस्पेक्ट में निकालेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ 0 0 0 रखते हैं, अब 0 की रिस्पेक्ट में निकालेंगे, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो वो तो 0 ही हो गया, इसके साथ 0 तो ये 0 ही हो गया ना, तो डिटरमिनेंट 0। ये तो कॉमन सेंस है, ये वाला ये प्रॉपर्टी बिल्कुल कॉमन सेंस है आपकी, क्योंकि डिटरमिनेंट किसी भी रो के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो इन दैट केस अगर सभी चीजें 0 हो जाएगी तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो ये प्रॉपर्टी में आपको समझना है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम इज ऑल जीरो, यहां से 0 हो जाएगी। नाउ आगे बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी, इफ टू रो एंड टू कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर इंटरचेंज, आपस में एक दूसरे से समान इंटरचेंज करते हैं तो द साइन डिटरमिनेंट विल बी चेंज। हाँ, थर्ड प्रॉपर्टी में बोला है कि इफ टू रो एंड टू कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स में दो रो, उसकी जो दो रो और दो कॉलम है, या तो दो रो या तो दो कॉलम, यहां पर मैंने और नहीं लिखा, यहां पर एंड लिख दिया गया है, और टू रो एंड टू कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स को अगर आपस में इंटरचेंज करते हैं ना, तो वो क्या होता है, आपस में उसके जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है वो हमारी उसमें जो है, अगर पॉजिटिव साइन दिया है डिटरमिनेंट का तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे कि सर एक वैल्यू दी है आपको 1 3 1 -1 1 0 2 3 5 4, एक आपकी मैट्रिक्स दी हुई है। मैट्रिक्स में आप लोगों ने क्या किया, सेकेंड रो एंड थर्ड रो को आपने आपस में इंटरचेंज किया। जैसे ही आपने इंटरचेंज किया तो ये आपकी वैल्यूज ऊपर नीचे हो गई, और इसमें जब आपने इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया और इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया तो दोनों के डिटरमिनेंट तो सेम आ रहे हैं, डिटरमिनेंट चेंज नहीं होता कि अगर आप इंटरचेंज कर देते हैं तो इसमें डिटरमिनेंट आपका चेंज नहीं हो, लेकिन इन दैट केस द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी चेंज, विल नॉट बी चेंज, बट द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी चेंज। तो यहां पर आपके जो, अगर मान लो पॉजिटिव साइन दिया है तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और नेगेटिव साइन दिया है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, तीनों आपको समझ में आ गए। तो फर्स्ट थ्री प्रॉपर्टी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पहली प्रॉपर्टी में हमने बात क्या किया था, पहली में हमने बात किया कि अगर दो कॉलम या दो रो आपस में समान है तो 0 हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी में हमने बात किया था कि अगर एक रो ही 0 है तो पूरी डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, और इसमें हमने बात किया था कि इसमें साइन चेंज हो जाता है अगर इंटरचेंज करें तो। फोर्थ प्रॉपर्टी लिखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी में देखते हैं कि डिटरमिनेंट की जो चौथी प्रॉपर्टी वो बोलती है इफ 3 रो एंड 3 कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट आर चेंज देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनअल्टरेड। इसमें बोला है कि इफ 3 रो और 3 कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट आर चेंज्ड देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अल्टर्ड। अब जैसे इसमें बोला गया है कि अगर 3 रो और 3 कॉलम के जो डिटरमिनेंट है, ओके, तो इसका अगर हमको साइन चेंज करना है तो हमको रो में आपस में इंटरचेंज करना पड़ेगा, और आपस में अगर हम रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो दैट विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। ओके, इसमें बोला गया है कि इसमें जैसे आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 रो को तीनों के कॉलम के साथ अगर हम लोग क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, कि लाइक इस तरीके से कर देते हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपने 3 रो को 3 कॉलम के साथ में चेंज कर दिए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज होगी कि नहीं, और उसके साइन की वैल्यू चेंज होगी कि। तो इन दैट केस दिस विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, कि जो आपने डिटरमिनेंट में जैसे ही चेंज किया तो ये क्या हो गई, ट्रांसपोज हो गया उसका, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो ट्रांसपोज शो करती है ना कि आपको रो को कॉलम कर देते हैं और कॉलम को रो कर देते हैं, तो दिस विल बी द ट्रांसपोज। तो ये ट्रांसपोज हो गया, और डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज होती है। तो अगर आप इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं तो यहां से आपका ये जो हो जाएगा, इसको आप लोग लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ 1 की पावर ए इनवर्स। ओके, तो ये इस तरीके से आपका ये निकल सकता है। तो ये मैट्रिक्स के ऊपर आपका मैट्रिक्स का इनवर्स ही है ना, ए ट्रांसपोज क्या होता है, जो दी हुई मैट्रिक्स है उसका इनवर्स होता है। तो ये एक मेन प्रॉपर्टी है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपने इंटरचेंज किया तो इसमें साइन में कोई चेंजेस नहीं आते।
अनलेटरेट जो बोला है कि उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। तो फोर्थ प्रॉपर्टी इसमें समझ में आ गया होगा आपको। या एग्जाम्पल नंबर 6, इफ A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, एक क्या है मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट डेल है, इसका जो है डिटर्मिनेंट कितना है, डेल है। तब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक मैट्रिक्स हमने लिया कि जो ए मैट्रिक्स है उसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा और ए बी सी पी क्यू आर, इसमें ये सॉरी मैं रूट्स बोला, एलिमेंट्स है। तो जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं इस मैट्रिक्स का, तो इसका जो डिटरमिनेंट है वो मॉड ऑफ ए आ गया। ओके, तो इन दैट केस हमको पता करना है कि अगर हम इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन करते हैं किसी कांस्टेंट वैल्यू से, तब इसमें मल्टीप्लिकेशन का किस तरीके से रूल बनता है। पहले वाला जो ये डिटरमिनेंट को शो कर रहा है, ये दूसरा वाला जो है मैट्रिक्स को शो कर रहा है। ओके, इसका डिटरमिनेंट मॉड ए होता है, ये आपको याद। तो मैट्रिक्स में जब आप के का मल्टीप्लाई करते हैं इन द मैट्रिक्स, तो आपके सारे टर्म्स के साथ में इसका मल्टीप्लाई हो जाता है मैट्रिक्स। ये इसमें शो किया कि जैसे आप किसी भी वैल्यू को अगर आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो सारे के साथ आपका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। लेकिन जब आप जैसे आपने मैट्रिक्स बना लिया थी, ये 3x3 की मैट्रिक्स बन गई, जिसमें के अल्फा, के बीटा, के गामा, के ए, के बी, के सी, के पी, के क्यू, के आर, ये अब क्या हो गए, हमारे एलिमेंट्स हो गए। अब आप इसका डिटरमिनेंट निकालना है सर। अब इसका आप इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालें, तो जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे ना, तो ये वाले जो भी कांस्टेंट वैल्यू ये सारे कॉमन निकाल लेंगे पहले, क्योंकि अब कॉमन वैल्यू का डिटरमिनेंट एक्स वाई जेड का आप रख के क्या करेंगे, तो इस सारे को आप कॉमन निकाल। जैसे ही आप इसमें डिटरमिनेंट निकालते समय कॉमन लेते हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इससे के निकलेगा, इससे के निकलेगा और इससे के निकलेगा। तो इन दैट केस द डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी द के क्यूब इंटू ए। इस तरीके से आपकी वैल्यू निकलेगी। तो ये के क्यूब क्या शो कर कि आप नंबर ऑफ 3 रो हैं, 3 रो की पावर लग जाएगी इसमें। ओके, के क्यूब इंटू डिटरमिनेंट। तो आप इस तरीके से इसका डिटरमिनेंट, तो मैट्रिक्स ऑफ ए का डिटरमिनेंट आपको निकालना है, तो ये के क्यूब ए हो जाएगा। तो यहां से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके हम लोग और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट की, जैसे आप के इंटू डेल। अब ये डेल क्या है सर, ये किसी एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट दिया है कि आपका ये क्या है, कोई एक मैट्रिक्स है, उसका ये डिटरमिनेंट निकालने के बाद की वैल्यू है डेल। और मैंने इसमें बताया था इस क्वेश्चन में कि जो आपकी डेल है, डेल इज द दिस ए बी सी, ये आफ्टर डिटरमिनेंट, जब डिटरमिनेंट के फॉर्म में हमने इसको निकाल लिया और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो किसी भी डिटरमिनेंट वाली वैल्यू में, किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू में अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं के से, तो ये मल्टीप्लाई किस तरीके से होता है, तो या तो आप इसको एक रो में कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन, या तो एक कॉलम में कर सकते हैं। अगर के ऊपर पावर है कितने की, 1 की, जस्ट सेकेंड, अगर के ऊपर पावर है 1 की, तो आप लोग किसी भी एक के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। ओके, क्योंकि 1 की पावर है सर। अभी हमने देखा कि अगर के 2 रो में करते तो 2 की पावर आ जाती, 3 रो में करते तो जितनी ज्यादा इसमें अगर आप पावर बढ़ाते जाएंगे उतने उसमें बढ़ते जाएगी। जैसे 3/3 की आपकी है, तो आपके ऊपर के की पावर अगर 3 है तो आप पूरे एलिमेंट्स में कर सकते हैं। के की पावर अगर 2 है तो सिर्फ 2 रो में करिए या 2 कॉलम में करिए। के की पावर अगर 1 है तो 1 रो या 1 कॉलम में करिए। तो हम एक कॉलम में सारे को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे। तो इन दैट केस ये मेन प्रॉपर्टी है आपकी, क्योंकि इसके क्वेश्चन कि जैसे ही आप के ऊपर के इंटू डेल करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ दिस, तो इट विल बी मल्टीप्लाइंग बाय 1 रो और वॉल। तो एज पर द रूल के अकॉर्डिंग ए इज इक्वल टू द मैट्रिक्स गिवन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और इसमें हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है 3 का। तो 3 का जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3, और इसमें ये मैट्रिक्स में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सारे में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। और जैसे ही हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ये 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और इसकी आंसर आ जाएगा 27 इंटू मैट्रिक्स की जो वैल्यू आएगी वो। तो इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड करते हैं। अगर आपने मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्टली सारे टर्म्स के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट्स द इम्पोर्टेंट। बट इन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता। तो डिटरमिनेंट में जो है वैल्यू बाहर आ जाती है। मैंने यही आपको अभी बताया। आगे बढ़ते हैं। ये
So this will be the multiplying only one rule of column. वन रो और वन कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो बस बता रहा है. देन एज पर द रूल वी गेट, तो रूल के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर हम लोगों ने ए जो मैट्रिक्स है n बाय n ऑर्डर की, तो इसका अगर हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो मॉड ऑफ ए निकलता है. और जैसे ही हम k इंटू ए का n बाई n है मैट्रिक्स, ये k इंटू ए कोई मैट्रिक्स है, ओके, इसका जो है n बाई n की तरीके से अगर हम लोग निकालते हैं तो जो k बाहर आएगा वो इस तरीके से बाहर ना आते हुए, ये वाला इस तरीके से डायरेक्ट बाहर नहीं आएगा, ये आएगा इस तरीके से बाहर. तो ये फर्स्ट वाला आपका रॉन्ग हो जाता है इस केस में, ये वाला आपका गलत हो जाता है, और इस केस में आपका ये वाली टर्म सही हो जाती. तो जैसे ही आप इस तरीके से इसमें कॉमन निकाल के डिटरमिनेंट निकालने की कोशिश करेंगे, तो अगर n बाई n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो पावर ऑफ n आ जाएगा. 3 ऑर्डर की तो k की पावर 3 आ जाएगी. 4 ऑर्डर की तो 4 बाई 4 ऑर्डर की तो 4 आ जाएगी. k की पावर 5 आ जाएगी, 6 आ जाएगी. इस तरीके से आपकी जो है k की वैल्यूज डिफाइंड आते जाएगी. ओके, तो दैट्स इंपॉर्टेंट. अब आगे बात करते हैं. ओके, आगे नाउ टेकिंग सम एग्जांपल्स. एग्जांपल सॉल्व करते हैं सर. अब एग्जांपल के थ्रू ही हम लोग क्योंकि बात करें. नाउ टेकिंग सम एग्जांपल्स ऑफ दिस इज द डिटरमिनेंट. तो एक मैट्रिक्स दी हुई, दिस विल बी द मैट्रिक्स इज गिवन, 3 by 3 मैट्रिक्स इज गिवन, इन विच द फर्स्ट 1 1 2 3 1 3 5 2 6 मैट्रिक्स. ओके, तो दिस विल बी द मैट्रिक्स ऑफ 3 by 3 ऑर्डर. ओके, तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 5a का, ओके, इस मैट्रिक्स में हम लोग 5a का मल्टीप्लाई करते हैं, तो कि ऑब्वियस सी बात है इसमें सारे में मल्टीप्लाई हो जाएगा. और इसका डिटरमिनेंट हमारे को क्या दिया है, डेल दिया है. ओके, अब हमको इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है सर. मल्टीप्लाई करने के बाद डिटरमिनेंट फाइंड करना है. जो 5a हो गया, आपने यहाँ पर 5a कर दिया, सारे टर्म्स में आपका 5 से मल्टीप्लाई हो गया. ओके, अब जैसे ही आप इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो आप लोग जानते हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू डेल दी हुई है और ये 5, तो ये वाला होगा क्या, ये टर्म नहीं होगी, तो ये हमारी रॉन्ग हो जाएगी. और तो सही क्या होगी सर, तो सही ये होगी कि जितनी की आपकी ऑर्डर दी है, अगर आपको बोला है मल्टीप्लाई करने के बाद डिटरमिनेंट के केस में, ये सिर्फ डिटरमिनेंट के केस में होगा, तो 5a इज इक्वल टू 5 की पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट, तो 125 इसका राइट आंसर. तो इसका अगर जब राइट आंसर निकालेंगे तो 125 इंटू डाल दिया, यहां से यू कैन गेट द राइट आंसर. नाउ टेकिंग वन अदर एग्जाम्पल. अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं. ओके, नाउ taking one other examples of this will be the matrix of A. इसका मल्टीप्लाई हो रहा है 2b के साथ. ओके, ये दिया हुआ जो मैट्रिक्स A है ये 2 इंटू मैट्रिक्स B. अब मैट्रिक्स A और जो मैट्रिक्स B ये 6 by 6 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, दोनों जो है 6 by 6 ऑर्डर की है. इन दैट केस अगर हम लोग B का जो अगर डिटरमिनेंट निकालते हैं तो B का डिटरमिनेंट हमारा डेल होता है, यहाँ पर दिया हुआ है B का निकाल के, B का डिटरमिनेंट हमारा डेल है, तो हमको A का डिटरमिनेंट निकालना है. तो डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 2 है, 2 का मल्टीप्लाई b के साथ हो जाएगा तो 2 इंटू डेल, तो यहां से ओके 2 की पावर यहाँ पर आ जाएगी 6 बिकॉज ऑफ दैट ऑर्डर, क्योंकि हम लोग क्या है n की पावर रखते हैं इंटू डेल, तो 64 आपकी यहाँ से वैल्यू होगी. तो डेल a की वैल्यू आपकी आ गई 64. तो इस तरीके से आपकी वैल्यू निकलता है, डेल a इज इक्वल टू 64 इंटू डेल, यहाँ से आपकी वैल्यू निकल गई. तो इस तरीके से यू कैन हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. अभी प्रॉब्लम्स आने वाली है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाए, 40-50 पेजेस की पीपीटी बनी है, 40-50 पेजेस में यू हैव टू सॉल्व द ऑल प्रॉब्लम. अभी नोट्स बनाते जाइए, अभी आपकी पूरी कॉपियां भर जाएगी, बनाते जाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए जितने यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये तो शॉर्ट्स ही है, इससे ज्यादा शॉर्ट नोट्स क्या बनाएंगे आप लोग. सारे तो मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में और सबसे शॉर्ट नोट्स के थ्रू, पीपीटी के थ्रू आपके लिए ला रहा हूँ. आप इसी को बस नोट कर लीजिए और इसको नोट करेंगे तो यू कैन ऑल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम. जस्ट अ सेकेंड. हेलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और रूल नंबर 7 के बारे में बात करते हैं. तो रूल नंबर 7 क्या कहता है, मैट्रिक्स में दिस विल बी द इंपॉर्टेंट. ओके, तो इफ सम और all the elements of matrix, sorry, just yeah,
रूल नंबर 7 कहता है कि इफ सम और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स देन डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑफ सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट। यहां से आपको समझ में नहीं आया होगा। तो अगर इसमें बोला है कि अगर आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है ओके, जिसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, और अगर आपको बोला है कि ये किस तरीके से सम में है किसी के साथ, जो रूट्स को आपको फाइंड करने में दिक्कत जा रही, कि जैसे यहाँ पर a1 दे दिया और यहाँ पर आपको x दे दिया है, लैम्डा 1 दे दिया है, लैम्डा 2 दे दिया है, लैम्डा 3, तो आपको इससे फाइंड कर सकते हैं क्या लैम्डा 1 लैम्डा 3? तो इक्वेशन अलग हो जाएगी। तो इस टर्म में हमको सॉल्व करने के लिए तो हम इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे। तो यहां से बोला ये प्रॉपर्टी डिटरमाइन की कि इस तरीके से आप लोग इसको डिवाइड कर लीजिए और बीच में यहां से साइन लगा लीजिए प्लस का। तो ये पहला टर्म आपका ये वाले में आ जाएगा, जो पहले वाले हैं a1 यहाँ पर आ जाएगा, a2 यहाँ पर आ जाएगा, a3 यहाँ पर आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 आ गया। उसके बाद ये b1 b2 b3 c1 c2 c3 b1 b2 c2, तो इस तरीके से 3x3 के मैट्रिक्स में बन गई और यहाँ से आप इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से ये आपको ये वाली प्रॉपर्टी बोलती है। तो बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है कि अगर ऐसा आपको अगर दिया हुआ है तो इन दैट केस ऐसी अगर प्रॉपर्टी दी हुई है तो इस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर दो, सेपरेट करने के बाद इसको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो इन दैट केस इसमें आप डिटरमिनेंट निकाल लिए, जिसका डिटरमिनेंट बोला उस दोनों को ऐड कर दीजिए, तो बात एक ही हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 1 1 -1 0 1 3। अब इसमें जो है आपको ये इसको चेंज करना होगा। इसके लिए आप लोगों ने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा ओके, वहां पर आपको फॉर्मूला दिया है 1/2 cos 2 थीटा के फॉर्म में, उसमें 1/2 cos 2 थीटा इसको भी लिख सकते हैं। तो वो इसके लिए आप वहां पर जाके फॉर्मूला देखिए। तो आप इसको जब सेपरेट करेंगे तो 1/2 1/2 1 1 -1, तो इसको बस सेपरेट करिए, प्लस साइड का साइन लगाइए। तो इस तरीके से साइन लगा के यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी हो सकती है डिटरमिनेंट। इसमें सर ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब सर हमने 3x3 तक के डिटरमिनेंट्स को सॉल्व कर लिया है, 3x3 की मैट्रिक्स को भी विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट हम सॉल्व करना सीख गए, डिटरमिनेंट में सॉल्व करना सीख गए। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग देखेंगे इफ इन अ डिटरमिनेंट्स द r1 इज एंड c1, ये क्या है ये। अब आपकी किसमें हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, अब इसमें रिएक्शंस लगाना चालू करेंगे। हाँ इसमें अब हम लोग जो है आगे सारी चीजों को अब देखेंगे। तो इसमें क्या है, इफ अ डिटरमिनेंट विल बी ri और r। तो ri जब हम इसमें कैलकुलेट करें तो जैसे कि इसमें बोला है रो 1, रो ith नंबर की रो है, c1 ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन केस में अगर हम लोग ये क्या होता है, ये इक्वेशंस लगाते हैं हम लोग कि बड़ी जो ऑर्डर होती है, बड़ी ऑर्डर की जो भी आपकी क्या होती है मैट्रिक्स होती है, डिटरमिनेंट्स होते हैं, तो हम लोग ये सारी रिएक्शंस लगा करके सॉल्व करते हैं ओके। तो इसमें जैसे रो को चेंज करना है, तो रो को चेंज करने के लिए हम लोग आर आई प्लस के आर जे ओके, और सी आई को करना है तो कॉलम को चेंज करना है तो कॉलम इंटू के इंटू कॉलम। तो इसमें जो हमारा डिटरमिनेंट सेम होता है। मैं अभी आपको ये समझ में इसको समझना है, बेसिकली बस समझना है कि हाँ अगर हमको रो को चेंज करना है या रो में किसी भी प्रकार का चेंजेस करना है, उस मैट्रिक्स के किसी भी मैट्रिक्स के रो में अगर किसी प्रकार का चेंजेस करना है तो उसमें क्या करना है, उसमें सिर्फ हमको रो रो करना है, और रो रो करके रो आई प्लस के अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ उसको मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये आर जे के फॉर्म में यहां से कर सकते। सी आई के जो कॉलम के फॉर्म से करते, तो कॉलम ऑफ आई के जे के फॉर्म से आप यहां से कर सकते। तो इन विच दिस विल द इंडिविजुअल ऑपरेशन। और ये क्या होता है इंडिविजुअल, क्योंकि हमने इंडिविजुअल मतलब कि हमने रो का एक अलग किया और कॉलम का एक अलग से हम लोगों ने इसमें इक्वेशंस लगा करके उसकी क्या की चेंजेस किया। तो दैट विल इज द इंडिविजुअल ऑपरेशन। अब हम लोग इंडिविजुअल ऑपरेशंस और देखते हैं कि हमने 1 by 1 लगाया कि एक मैट्रिक्स है लाइक 8x8 के मैट्रिक्स है, इसको भाई हमको छोटा करना है, 8x8 के हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम लोग अगर जीरो कर दे कुछ टर्म्स को तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी मैट्रिक्स चेंज हो सकती है। तो इन दैट केस अगर हम लोग इंडिविजुअली यूज कर रहे हैं कि हमने पहले लगाया r1, तो r1 चेंज करने के लिए हमने r1 में r1 प्लस 2r2 कर दिया। तो इसमें हमारी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी डेल डिटरमिनेंट फॉर द 1 के लिए चेंज हो गई। उसके बाद फिर आपने R2 लगाया, फिर R3 लगाया। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअली लगा रहे हैं सारी टर्म्स। पहले आपने R1 लगाया, फिर R2 लगाया, एक एक करके जब आप लोग इसमें इक्वेशंस लगाते हैं दैट विल इज द इंडिविजुअल।
कि ऐसा नहीं कि सब पहले आपने R1 लगा दिया फिर C1 लगा दिया फिर E1, तो साथ में भी नहीं लगा सकते, तो एक एक करके अगर लगा रहे हैं तो इंडिविजुअल ऑपरेशन होते हैं। केस 2 में फिर अगर आप कॉलम में कॉलम का अगर इंडिविजुअल ऑपरेशंस कर रहे हैं तो फिर इसमें भी आपके क्या हो रहे हैं, फिर इंडिविजुअल ऑपरेशन बहुत बेसिक होता है कि इसमें जैसे सेकंड रो के लिए लगा रहे हैं, थर्ड रो के लिए लगा रहे हैं, तो उसमें आप इंटरचेंज करना चाहते हैं कि सर हमको फर्स्ट रो में ये चीज को चेंज करना है, तो आप लोग फिर ये इक्वेशंस लगा सकते हैं कि किस तरीके से। तो ये अभी मैं एग्जांपल्स के थ्रू प्रॉपर्टी को ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे हम लोग। तो यहाँ से इंडिविजुअल ऑपरेशन होता है, तो इसमें आपको सिर्फ याद रखना है कि दो ऑपरेशंस होते हैं, कि इंडिविजुअल ऑपरेशन होता है जिसमें सेपरेटली सारे उसको चेंजेस करके लगाया जाता है, और जो एक होता है साइमल्टेनियसली। तो अभी साइमल्टेनियसली को हम आगे देखेंगे। तो इंडिविजुअल ऑपरेशन में नाउ केस 3 हमारा आता है कि अगर हमको R1 चेंज करना है, रो 1 को चेंज करना है, तो इस तरीके से वी कैन चेंज रो 1, C2 चेंज करना है तो C2 3C1, R3 करना है तो 3R3 माइनस, तो ये यहाँ से इस तरीके से हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। तो ये भी हमारी क्या है, वैलिड रीजन। तो ये इंडिविजुअल ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग आते हैं। ये ऑपरेशंस आपको बस याद करके लिख लेना है, इसमें अभी बताऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आता है सर साइमल्टेनियसली ऑपरेशन। कई मैट्रिक्स में हम लोग चेंजेस करने के साथ एक साथ में दो तीन ऑपरेशन लगा देते हैं एक टर्म में, एक ही स्टेप में। जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं तो हम एक ही स्टेप में 2 से 3 ऑपरेशंस लगा देते हैं, और इन इंडिविजुअल ऑपरेशन हम लोग एक एक स्टेप में सिर्फ एक एक जो आपके रिएक्शंस है, जो आपके फॉर्मूलेज हैं, जो आपकी चेंजिंग करने की जो टेक्निक्स है उसको लगाते हैं। तो इंडिविजुअल ऑपरेशंस में सेपरेटली जो भी आपके रिएक्शंस हमको लगाते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली में 2 ऑपरेशन साथ में कर रहे हैं, 3 ऑपरेशन साथ में कर रहे हैं, तो इन दैट केस इट विल बी द फैक्टर। तो जैसे साइमल्टेनियस ऑपरेशन में यहां पर दिया है कि जैसे आपको एक ही फर्स्ट स्टेप में, स्टेप 1 में आपको क्या करना है, R1 और R2 को चेंज करना है। R1 और R2 को चेंज करें तो R1 प्लस 2R2 आ जाएगा, R2 प्लस 3R3 आ गया। तो इस तरीके से अगर आपको R1 अलग R2 अलग फाइंड करना है तो ये आपकी एक साइमल्टेनियसली ऑपरेशन, एक साथ दोनों है। लेकिन अगर आपको बोला है कि सर R3 और C3 का निकालिए, क्योंकि जब आप वर्क कर रहे हैं, नहीं R3 और R3 का निकालिए, कि आप पहले वाले ऑपरेशन में R3 चेंजेस कर रहे हैं R3 प्लस 3R1, दूसरे वाले R3 में आप चेंजेस कर रहे हैं R3 प्लस 2R2, तो ये हमारा क्या हो जाता है, इनवैलिड ऑपरेशन हो जाता है। कि आप एक साथ तो लगा सकते हैं लेकिन सेम ऑर्डर या सेम रो या सेम कॉलम में नहीं लगा सकते। तो दैट विल बी द इंपॉर्टेंट, कि आप एक साथ तो वर्क कर सकते हैं लेकिन एक साथ जो है रो में ही रो में डिफरेंट रो में कर सकते हैं। हाँ, थर्ड इसमें इनवैलिड कब होगा, कि अगर आप फर्स्ट ही स्टेप में रो में और कॉलम दोनों में काम कर रहे हैं एक साथ, कि आपने रो में भी लगा दिया कॉलम में भी लगा दिया, तो ये भी हमारा इनवैलिड ऑपरेशन होता है। ऐसा भी हम लोग नहीं कर सकते, तो ऐसा भी करेंगे तो हमारा जो है मैट्रिक्स की या डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जो है रॉन्ग हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो ये आपके पॉइंट को नोट करने। अभी हम एग्जांपल के, इन दिस केस द फॉर सॉल्विंग इन अ मैट्रिक्स द कॉलम एंड रो कभी भी समान नहीं होते, कभी भी साथ में इसमें जो है साइमल्टेनियस ऑपरेशन क्रिएट। अब सर साइमल्टेनियस ऑपरेशन कब होगा, कब वैलिड होगा, तो इन दैट केस अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप 1 में पहले R1 चेंज कर रहे हैं फिर R2 चेंज कर रहे हैं, या हम पहले R2 कर रहे हैं या R1 कर रहे हैं, तो इसमें दोनों सिमिलर नहीं है ना, R1 और R2 दोनों से अलग अलग है। तो जैसे हमने इसमें R1 के लिए ये सारी टर्म्स लगाई है, तो हमारी ये क्या हो गई, वैलिड हो गई। वैलिड इन द केस कि हमने R1 को अलग कर दिया सर, R2 को अलग कर दिया, भले एक साथ किया, लेकिन R1 अब अलग ही अपनी, R1 एक अलग अपनी सीमा लेकर के बैठा है, R2 एक अलग अपनी क्षेत्र को लेकर के बैठा, तो इन दैट केस द R1 R2, तो दिस विल बी द वैलिड ऑपरेशन। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑपरेशन जो है ये वैलिड ऑपरेशन हो गया। अब नाउ फॉर सेकंड द R3 R2 है, तो ये भी हमारा वैलिड ऑपरेशन हो गया। भाई इसमें वैलिड कॉलम है, तो कॉलम में C1 C2 है, तो ये भी वैलिड ऑपरेशन। तो इस तरीके से हमारी ये वैलिड ऑपरेशन, कि हम लोग अलग अलग का, भले ही स्टेप एक ही फॉलो कर रहे हैं लेकिन हम लोग अलग अलग के उसमें कर रहे हैं, तो अलग अलग के इसमें कर रहे हैं, तो देन द ऑपरेशन विल बी द साइमल्टेनियसली ऑपरेशन, और ये हमारा इंपॉर्टेंट है। ओके, यहां से ये इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फॉर हायर ऑर्डर डिटरमिनेंट्स, की हम लोग इसका यूज कब करते हैं, कि आपको डिटरमिनेंट दिया है, मैट्रिक्स ऑफ डिटरमिनेंट्स आपको डेल का फॉर्म में इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसका आपको डिटरमिनेंट्स निकालना है, तो इसको सॉल्व करना है। तो ये 4/4 के इसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू दी हुई है। ओके, तो इसको जैसे आप लोग क्या करेंगे, रो और कॉलम में चेंजेस करने के बाद, जो भी आपकी रिएक्शंस लगाने के बाद जब आप इसको चेंजेस करते हैं, तो इस तरीके से सारी चेंजेस हो जाती है, 0 0 0 हो जाता है। इन दस फिर A1 का अगर आपको निकालना होता है, तो A1 के लिए फिर आपके इस तरीके से टर्म्स में आपका ये डिटरमिनेंट निकल जाता है। तो ये 3/3 की हो गई
है ना, हम लोगों ने वहां से उसकी हेल्प से आपको 3/3 की कर लिया। अब यहाँ से हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई करके 3/3 की हमने आपको सॉल्व करना बताया था, और 3/3 की हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, अब नाउ वी विल, हमारा यहाँ से कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है कंप्लीटली डिटर्मिनेंट का। हम लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज देख ली डिटर्मिनेंट्स की, यहाँ तक हम लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। ओके, अब हम लोग इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस 1 बाय 1 है। सारे क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद आज जो है हमारे डिटर्मिनेंट का कंप्लीट टॉपिक खत्म हो जाए। तो डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस के तरफ आगे बढ़ते हैं कि सर डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है 3/3 की मैट्रिक्स दी हुई है, आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। कर लेंगे सर? कर लेंगे सर, ऑब्वियस सी बात है, कल तो हमने इसका पूरा सॉल्यूशन पढ़ा है। तो इसको सॉल्व करने की मैंने मेथड बताया था कल लास्ट मेथड में, जो भी स्टूडेंट ने प्रैक्टिस किया होगा ना बेटा, उससे फर्स्ट स्टेप में बन जाएगा ये क्वेश्चन। अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा, अगर आप अवेयर हैं फॉर द एग्जाम को लेकर के, तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आदमी को उसकी प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस ही सफल कर सकती है। मैं तो क्या करूंगा, मैं आपको आकर के डेली पढ़ाते जाऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिस करवाते जाऊंगा, साथ साथ में मेरा 70 to 80% कर सकता हूं मैं आपके लिए, लेकिन 20% जो रिमेनिंग है वो आपको खुद करना पड़ेगा। ओके, तो 100% भी अगर कोई स्टूडेंट गेट के एग्जाम में करके जाता तब भी वो कंप्लीट मार्क्स उसमें नहीं ले पाता, क्योंकि दिस इज द अनप्रिडिक्टेबल एग्जामिनेशन, प्रिडिक्ट कहीं नहीं कर सकता। सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ा रहे हैं इसके बेस्ड पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इट विल बी कैन, नॉट ओके कंपल्सरी या परमानेंट। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है इसको सॉल्व करिए, तो ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, पहले डिटो का डिटो आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड रो को रिपीट करिए। तो फर्स्ट एंड सेकंड रो को रिपीट, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई किया। आफ्टर दैट इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका फिर इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे कि पहले वाले का किया, 8x + 0 + 16, यहाँ से ये आपने वैल्यू फाइंड कर लिया। अब यहाँ से जो ये 1 है आपका, ये 1 है बेटा, तो 1 की वैल्यू आपकी x की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ से आपने डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको बन जाएगा। ये क्वेश्चन जिसको नहीं बनेगा स्क्रीनशॉट अभी लीजिए और मुझे सेंड करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिए। किसको नहीं बनता हम लोग भी देखेंगे, क्योंकि ये मेथड मैंने कल पूरी सॉल्व कराया। तो ये क्वेश्चन तो मैं आपको करवाना ही नहीं चाहिए था, डायरेक्टली देख करके आप लोग डायरेक्टली बता सकते थे। सेकंड क्वेश्चन है 4/4 की मैट्रिक्स से इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, रिएक्शन लगाएंगे। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहे हैं, R2 को लगा रहे हैं। तो R2 में हम लोग इसका चेंजेस करेंगे। सर हम लोग क्या चेंजेस करें कि हमारे डिटरमिनेंट की हम लोग वैल्यू सॉल्व कर सकते। तो इन दैट केस हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो R2 है, R2 में इस तरीके से रिएक्शन लगा रहे हैं, R3 में ये वाली रिएक्शन लगा रहे हैं। कहाँ कहाँ रिएक्शन लग सकती है हमारी इस क्वेश्चन में देख करके, कि एक टर्म को हमको 0 कर देंगे तो किस तरीके से हम लोग इसकी मैट्रिक्स बना के सॉल्व कर देंगे। तो हम लोग कन्वर्ट करेंगे 4/4 की मैट्रिक्स को 3/3 में। किस तरीके से कर सकते हैं सर, तो यहां से हम लोगों ने जब इसकी रिएक्शन लगाया तो ये क्या हो गया, R2, दिस इज द रो 2 में हमने क्या लगाया, R1 से इसको कैंसिल कर दिया, तो ये 0, ये 0 हो गया। 2 में से -1 3, ये 3, ये यहाँ पर 3 आ गया इस तरीके से, ये 0 हो गया, ये इस तरीके से 0 हो गया। और यहाँ से आपने 3/3 की मैट्रिक्स यहाँ से फाइंड कर लिया। ओके, जैसे ही आपने 3/3 की मैट्रिक्स फाइंड किया और यहाँ से इस तरीके से जैसे ही आप आगे बढ़े तो यहाँ से फिर आपकी 3/3, अब 3/3 की मैट्रिक्स को सॉल्व करते तो आता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड, इस तरीके से आपको वैल्यू पुट करना है। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी +3। अब मैंने इसमें देखिए सर सारे सॉल्यूशन पुट कर दिया है, तो मेरे को क्या है इसका क्वेश्चन सॉल्व कराने की इच्छा नहीं हो रही थी। ओके, क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर मैंने सारे सॉल्यूशन दिया, बहुत बेसिक क्वेश्चन डिटरमिनेंट के, तो इस तरीके से सॉल्व होंगे। हाँ, जो नए स्टूडेंट्स उनके लिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व करें। थर्ड में आपका ये वाला क्वेश्चन दिया, तो A B C दिया हुआ है, a + 2x + b + 2y, ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। जब भी प्रॉपर्टी दी होती तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। इन दैट केस इसको अलग सेपरेट कर लिए, z वाले ABC को अलग, यहाँ से ABC XYZ आ गया, ABC XYZ और ये XYZ। यहाँ से जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो सेम है, दो चीजें अगर एक ही में आपकी 2 रो सेम है, तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू आ गई 0 आ जाएगी, इसकी भी वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी, तो यहाँ से आपकी आ गई 0। तो दिस विल बी द आइडेंटिकल। तो सिंगुलर मैट्रिक्स में जो डिटरमिनेंट होता है वो 0 होता है, इसका इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं,
तो सिंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, तो दैट मींस सिंगुलर मैट्रिक्स और इसका डिटरमिनेंट 0 होता है, और हम इसका इनवर्स जो है कैलकुलेट नहीं कर सकते, दैट्स द इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1 1 1 1 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस, तो यहाँ से फिर इसको कहते हैं R1 R2 R3 की वैल्यू निकालता, R1 क्या है R1 माइनस R3, R2 जो है R2 माइनस R1, R3 जो है R3 माइनस R1, तो इसमें ये क्या हो गया, ये हमने क्या है रिएक्शंस लगाई, रिएक्शंस लगाने के बाद जैसे हम लोग इस वाले मैट्रिक्स में इक्वेशन नंबर 1 में सारी रिएक्शंस लगा रहे, 1 1 1 हो गया, 0 0 0 a 0 0 0 b, इन दैट केस द वैल्यू ऑफ द, ये हमारी अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को शो कर रहा है ये, क्योंकि ये वाला टर्म क्या है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को शो कर रहा है ना, तो ये 1 1 ये भी, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी थी वो a इंटू बी हो जाती, जो भी अगर यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने कल डिस्कस किए, तो ये क्वेश्चन सारे आपसे बनना चाहिए बेटा, तो ये आपके 0 हो जाते हैं, तो इन दैट केस इट विल बी 0, यहाँ से आपका ये ए बी के फॉर्म में आप लोगों ने वैल्यू ले लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ से देखेंगे तो 1 1 1 के फॉर्म में 1 1 प्लस ए 1 1 1 प्लस 3/3 की मैट्रिक्स है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं ये ए बी हो जाएगा। और इसी के सिमिलर अगर आपको मैट्रिक्स अब बढ़ाने दीजिए, 4 क्रॉस 4 की हो गई, अब 5 क्रॉस 5 6 क्रॉस 6, जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे आप मल्टीप्लाई करते जाइए डायरेक्टली, तो ये आप यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, तो ये डायरेक्ट इसको आप ए बी लिख सकते हैं, इसमें आप ए बी सी इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7, ये 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी 1 1 1, ओके। अब यहाँ से 1 प्लस ए, आप इसको आप लोग वैसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसको आपको अब नॉर्मल मेथड से सॉल्व करना है। तो इफ यू आर सॉल्विंग विद द नॉर्मल मेथड ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ से जैसे आप नॉर्मल मेथड से करेंगे तो 1 प्लस ए और यहाँ से आपका 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी माइनस 1, फिर यहाँ से -1, ये 1 प्लस सी माइनस 1 प्लस ये 1 1 माइनस 1 प्लस बी, ओके। तो इन दैट केस दिस विल बी द आंसर। जैसे आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा ये 1 प्लस। तो अब इसको देखिए, आप इसमें प्रैक्टिस करिए बेटा, क्योंकि ये जो है अब आप में को इसमें काम करना पड़ेगा, क्वेश्चन आप ही को सॉल्व करना है, ओके। इन द गेट एग्जामिनेशन यू शुड हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ ऑल। यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 7 इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 3/3 के मैट्रिक्स दिए, इसको आपको सॉल्व करना है, यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व करके देखेंगे। अगर ये सॉल्व नहीं हो रहा है, जब आपको यहाँ सॉल्यूशन देखना है, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस बनाना है, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस करिए इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जब आपको नहीं बनेगा जब हम बताएंगे, तो इन दैट केस यहाँ से हम लोगों ने क्वेश्चन बना करके दिया है, पीपीटी हम लोग ऐड करेंगे, तो वहां से हम लोग पीपीटी के बेस्ट पे हम लोग बना दें, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है x प्लस 3 है, x प्लस 3 है, x प्लस 3 है, x प्लस 3, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 आपका कॉमन निकल जाएगा, 1 1 1 1 आ जाएगा। अब इसमें सारे टर्म्स को आपको ऐड करना है। आप में इस टाइप के अगर क्वेश्चन है तो इसमें सिर्फ आपको C1 कॉलम 1 में कॉलम 1 2 3 और 4 को बस ऐड कर देना है, और जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से कॉलम 1 में आपकी सारी वैल्यूज पुट हो जाएगी, और इन दैट केस यू गेट द वैल्यू। तो यहाँ से x प्लस 3 आ जाएगा। अब यहाँ R2 R3 इस तरीके से आप जैसे रिएक्शंस लगाएंगे, तो यहाँ से रिएक्शन लगाने के बाद आपका ये क्या हो गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी वो वाली रिएक्शन नहीं लगाना है, तो इसमें ये क्या हो गई, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आप लोग जानते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, इस तरीके से इक्वेशंस बनेगी, इस तरीके से इक्वेशन बनने के बाद ये आपकी वैल्यू। तो ये देखिए सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करवाएंगे, बट ये जो है डिटरमिनेंट बहुत इजी टॉपिक है, तो इसके क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैंने इसमें ला दिया है। अब जो मैं नेक्स्ट इसमें हैंडआउट आपको जो दूंगा उसके मैं सॉल्यूशन अलग से करवाऊंगा। तो अब इसमें तो क्या हो गया कि इसमें सारे अब लिखा हुआ है जो भी दिया हुआ है, तो बस तरीके से सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इस तरीके से मैट्रिक्स दी हुई है। सर अब इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 4/4 की मैट्रिक्स है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं गेट में, हाँ कि मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, इन मेंशन नहीं करने की वजह से अब आप लोग को क्या गलतफहमी हो सकती है कि सर शायद ये है। जस्ट अ सेकेंड, इसमें क्या करेंगे, कॉलम 1, हाँ मैं ये वाले क्वेश्चन में आपको बता दूं, C1 जो है कॉलम 1 C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 कर देंगे। तो इन दैट केस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ से 13 13 13 आ गया,
फिर कॉमन ले लीजिए आप, कॉमन लेने के बाद फिर वाली इक्वेशन आ जाएगी आपकी, ये 1 1 1 वाली इक्वेशन आ गई। अब R2 R3 R4 निकालेंगे तो यहाँ से इस तरीके से रिएक्शंस रखेंगे और यहाँ से जब आप डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो डेल की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। ओके, तो ये क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो ये प्रॉपर्टीज में चेंज हो गया, तो प्रॉपर्टीज में चेंज हो गया, तो वहां से यू कैन ऑल्सो फाइंड द वैल्यू। ओके, ये आपके लिए होमवर्क है, 2 क्वेश्चंस आपको बनाना है, वो सेम क्वेश्चंस है, सेम क्वेश्चंस में हम लोग अब कुछ होमवर्क्स भी देंगे ना आपको, क्योंकि ये आपके 2 होमवर्क्स हैं, इसमें असाइनमेंट के रूप में आपको वर्क करना है इस क्वेश्चन में। ओके, यहाँ से यू कैन क्वेश्चन नंबर 13 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी दिया है 3x3 के मैट्रिक्स। सर किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें देखिए जैसे कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, जो कॉलम 3 था, कॉलम 3 को हमने क्या कर दिया, आपस में घटा दिया कॉलम 1 के साथ, तो ये वाली टर्म इसके साथ घट जाएगी, तो क्या आ जाएगी वैल्यू। और जो कॉलम 2 है, कॉलम 2 को भी हमने माइनस कर दिया कॉलम 1 के साथ। जब हमने इसको माइनस किया तो हम लोगों ने ये वैल्यू निकाला 1 0 0 ए बी माइनस ए सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए का स्क्वायर। अब इसका जब मल्टीप्लीकेशन होता है आफ्टर द कैलकुलेटिंग द डिटरमिनेंट विद द हेल्प ऑफ 1, क्योंकि 0 0 के साथ तो 0 हो गई, अब एक ही टर्म के साथ निकलेगी एक के रिस्पेक्ट में, तो इस तरीके से बन जाएगा b माइनस ए इंटू सी माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू सी माइनस ए। तो इन दैट केस द डिटरमिनेंट विल बी द a माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। तो इस तरीके से यहाँ से आप लोग क्वेश्चंस हो गए और यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट के क्वेश्चन। तो यहाँ हमारा चैप्टर ऑफ डिटरमिनेंट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से हम लोगों ने सारा डिटरमिनेंट कंप्लीट कर लिया और पूरे डिटरमिनेंट को यहाँ से कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग जो है नेक्स्ट इसमें मैट्रिक्स से बात करेंगे। कल मॉर्निंग में लेक्चर होगा आपका मैट्रिक्स का बेटा, क्योंकि आज मॉर्निंग में हम लोगों ने मैट्रिक्स का लेक्चर नहीं लिया, यानी आज कोई कारणवश हम लोगों ने मॉर्निंग में लेक्चर नहीं लिया था, बट कल आपका लेक्चर होगा लाइक 8, हाँ अगर आप लोग सुटेबल है 8 बजे तो 8 बजे ले सकते हैं। ये लेक्चर के बाद आप ग्रुप में डिस्कशन करिए, ग्रुप में आप मुझे बताइए कि मॉर्निंग में कौन सा टाइम आप लोगों के लिए बेस्ट है फॉर द लेक्चर, सो वी कैन टेक द लेक्चर इन मॉर्निंग ऑल्सो। तो ये लेक्चर को आप जल्द से जल्द देखिए, क्योंकि ये डिलीट हो जाएगा और 24 आवर्स के बाद ही आपके पास इट विल बी अवेलेबल ऑन एप्लीकेशन। तो दैट्स द फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर। ओके, तो यहाँ से आपको ये देखना है। ओके, और ये देखने के बाद ये सारी चीजें हो जाएगी। तो ये हम लोगों ने आज डिस्कस किया। इसमें कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन करिए, पूछ सकते हैं। और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। थैंक यू, वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।